जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी की ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं, कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं जिसमें हमने कई सारी क्लासेस कंप्लीट भी कर ली हैं। तो दोस्तों अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों हम यहाँ पे हर वो चीज़ पढ़ने वाले हैं जो कि यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। तो डिटेल्ड क्लासेस भी होंगी और प्रश्नोत्तरी की सीरीज भी चल रही है जिसमें हमने 16 तक के प्रश्नों को भी कंप्लीट कर लिया है। 16 तक की जो प्रश्नोत्तरी सीरीज है वो भी कंप्लीट कर लिया है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम हर उस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं जो कि परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में देखेंगे देवनागरी लिपि के बारे में। तो लिपि किस तरह की होती हैं ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लिखावट। लिपि लिपि से संबंधित है यहाँ पे लिखावट या भाषा की सभी ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों को लिपि कहते हैं। मतलब जिन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से कोई भाषा लिखी जाती है उसको लिपि कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रसिद्ध थी। पहला है सिंधु घाटी लिपि, दूसरा खरोष्टी लिपि और तीसरा ब्राह्मी लिपि। सिंधु घाटी लिपि कुछ चित्राक्षर थी, कुछ ध्वन्याक्षर थी। इसके प्राचीनतम नमूने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी लिपि को ध्वनि चिन्ह संख्या को लेकर विद्वानों के मतों में भेद है। हंटर इसकी संख्या 253, लैंडन 228 तथा गैड एवं स्मिथ 396 मानते हैं। इसके बाद है कि विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में मिलता है। इस ग्रंथ में अशोक के समय की लिपि का नाम ब्राह्मी बताया गया है। नित्य षोड विकारणों के भाष्य सेतुबंध में भास्करानंद ने ब्राह्मी का नाम नागरी लिपि माना है। बूलर के अनुसार भारतीयों ने सामी लिपि के आधार पर 500 ईसा पूर्व के लगभग ब्राह्मी लिपि का निर्माण किया था। इनके अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर थे जिनमें 9 स्वर तथा 32 व्यंजन थे। कनिंघम के अनुसार आर्यों ने किसी प्राचीन चित्र लिपि के आधार पर ब्राह्मी लिपि बनाई है और एडमंड थॉमस के अनुसार ब्राह्मी लिपि का निर्माण द्रविड़ों ने किया है। फिर ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने पिपराला के स्तूप जो कि बस्ती में है और बड़ली गांव जो अजमेर में है से प्राप्त हुए हैं। किसके? ब्राह्मी लिपि के। फिर यहां पे और दिया हुआ है कि लिपि के आचार्य डॉक्टर राजबली पांडे का मत है कि ब्राह्मी लिपि आविष्कार ब्रह्मा या वेद की रक्षा के लिए हुआ था। खरोष्टी लिपि का प्रचलन उत्तर पश्चिम भारत में 1000 वर्ष तक रहा। इसके प्राचीनतम नमूने शाहबाज गढ़ी और मानसेरा में अशोक के अभिलेख से प्राप्त होते हैं। अरमाइक लिपि से खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि का नाम कुछ लोग ब्रह्मा से, कुछ ब्रह्म नामक आचार्य के नाम से, कुछ लोग ब्राह्मणों द्वारा निर्मित के कारण बताते हैं। विकास की दृष्टि से ब्राह्मी लिपि को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, वैदिक काल से 6ठी शती ईसा पूर्व तक का समय। बौद्ध काल, जब ब्राह्मी लिपि गोल आकार लेने लगी। गुप्त काल, जिसके बाद ब्राह्मी लिपि आधुनिक लिपि में विकसित हुई। गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी लिपि के 2 भेद हो गए, दक्षिणी और उत्तरी। ब्राह्मी लिपि गुप्त काल 2 भाग, दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। फिर दक्षिणी शैली में तेलुगु, कन्नड़, तमिल लिपि का विकास हुआ और उत्तरी शैली से गुप्त लिपि और गुप्त लिपि से सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि और कुटिल लिपि से बनी यहाँ पे
देवनागरी लिपि और बनी शारदा लिपि। देवनागरी लिपि कब बनी? 9वीं सदी में, और शारदा लिपि 10वीं सदी में। सिद्ध मात्रिक लिपि को डॉक्टर बुलर ने न्यू कोणीय लिपि का नाम दिया। यह लिपि कालांतर में कुटिल लिपि के नाम से जानी गई। अब बात करते हैं अपनी देवनागरी लिपि की। देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं और 8वीं शती के एक शिलालेख में हुआ। मुद्रण के लिए देवनागरी टाइप सबसे पहले यूरोप में बने। चाइना विल्किंस 1667 ईस्वी देवनागरी लिपि में प्रकाशित होने वाली पहली पुस्तक है। चाइना विल्किंस। चार्ल्स विल्कन्स और पंचानन, ये चाइना नहीं चार्ल्स होगा, विलिकन्स और पंचायन को भारत में नागरी टाइप बनाने का श्रेय दिया जाता नहीं है। सही है, चाइना विल्किंस। चार्ल्स विलिकन्स और पंचानन को भारत में नागरी टाइप बनाने का श्रेय दिया जाता है। और देवनागरी लिपि की जो विशेषताएं हैं वो ये हैं कि इसके ध्वनि चिन्ह संस्कृत व्याकरण के अनुसार वैज्ञानिक रूप से इस प्रकार वर्गीकृत हैं कि एक स्थान विशेष से उच्चारित होने वाले अक्षर एक ही वर्ग में सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य के मुख विवर में से ध्वनियों के उच्चारण में सहायक होने वाले स्थानों का यदि वैज्ञानिक विवेचन किया जाए तो उसका क्रम कुछ इस प्रकार होगा: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। ये कभी कभी क्रम क्या है पूछ भी लेता है परीक्षा में, ठीक है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। फिर यहां पे देवनागरी लिपि की अक्षरमाला भी इसी क्रम में वर्गीकृत है। अक्षरों के क्रम की वैज्ञानिकता से संबंधित देवनागरी की यह विशेषता भी उल्लेखनीय है कि इसमें पहले क्रमानुसार स्वर रखे गए हैं। कंठ से श्वास सीधे स्वरों के रूप में निकलता है, उसके पश्चात ही व्यंजनों का क्रम है। रोमन लिपि में कोई स्वर कहीं और कोई कहीं है। ए सबसे पहले है तो ई 5वें, आई 9वें और ओ 15वें क्रम पर है। नागरी लिपि की दूसरी विशेषता यह है कि इसके अक्षरों के नाम तथा इसके लिखित एवं उच्चारित रूप में भिन्नता नहीं है, जैसा कि अन्य लिपियों में है। उदाहरणार्थ रोमन लिपि में ऊ की ध्वनि का बोध यू अक्षर से भी होता है, पुट द्वित ओ से भी, फूट इसके अतिरिक्त ई के लिए कहीं रोमन लिपि का ई अक्षर प्रयुक्त होता है तो कहीं बिगिन, कहीं आई जैसे दिस। साथ ही एक ही अक्षर कई ध्वनियों का सूचक होते हैं, जैसे यू क्या होता है आ का भी है, ध्वनि भी देता है, बट ऊ की भी ध्वनि देता है। देवनागरी लिपि में ऐसी वैज्ञानिकता नहीं है। विश्व भर की भाषाओं की कोई ऐसी ध्वनि नहीं जिसके उच्चारण का सूचक अक्षर देवनागरी लिपि में ना हो। जो अपवाद थे उन्हें मानकीकरण प्रक्रिया में दूर कर दिया गया है। तो यहां तो उतनी चीजें, हाँ ये एक चीज है कि शिरा रेखा की उपयुक्त व्यवस्था देवनागरी लिपि में प्रत्येक एकल शब्द की इकाई को अक्षुण्ण और शुद्ध प्रयोग में सक्षम बनाए रखती है। कपड़ा सूख रहा है वाक्य के चारों शब्द शिरा रेखा द्वारा अलग अस्तित्व युक्त हैं, इसलिए वाक्य सार्थक है। शिरा रेखा के बिना कपड़ा सूख रहा है आदि पढ़े जाने की आशंका है। शिरा रेखा मतलब ऊपर की जो रेखाएं। देवनागरी लिपि में एक वर्ण से एक ही ध्वनि सांकेतिक होती है, उर्दू या अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। देवनागरी में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है। यह विशेषता भी केवल वैज्ञानिक लिपियों में ही पाई जाती है। फिर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। देवनागरी लिपि की कुछ सीमाएं हैं, दोष हैं। इसके अक्षरों की बनावट बड़ी जटिल बताई गई है। इन अक्षरों को लिखना और सीखना बहुत कठिन, सीखना और सिखाना बहुत कठिन तथा परिश्रम साध्य है। कहा गया है कि
नन्हे बच्चों के मस्तिष्क पर इससे बहुत बोझ पड़ता है। कुछ भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी वर्णमाला बहुत लंबी है, अर्थात इसके अक्षरों की संख्या अधिक है। स्वरों की मात्राओं, आधे अक्षरों, द्वित्व अक्षरों तथा विभिन्न अक्षरों के नीचे अथवा ऊपर लगने वाले चिन्हों की संख्या इससे पृथक है। इतनी बड़ी वर्णमाला को स्मरण रखना, समझना और ठीक ठीक प्रयोग करना एक सामान्य विद्यार्थी के लिए तो कठिन है ही, साथ ही मुद्रण मतलब छपाई, टंकन मतलब टाइप के लिए भी बहुत दुरूह है, बहुत कठिन है। ये चीज़ें और काम की तो नहीं है। फिर आगे देख लेते हैं, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयास। स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त होने के साथ ही देवनागरी लिपि के मानकीकरण का सवाल उठना शुरू हुआ। इस संबंध में कई वैयक्तिक और संस्थागत प्रयास हुए। वैयक्तिक प्रयास है जो वो देख लेते हैं, तो ये है कि सबसे पहला जो प्रयास संभवतः बाल गंगाधर तिलक ने किया था। उन्होंने अपने पत्र केसरी के लिए एक फॉन्ट तैयार किया जिसे तिलक फॉन्ट के रूप में प्रसिद्धि मिली। इस फॉन्ट में अनावश्यक संकेतों को काट छांट दिया गया और पूरी देवनागरी के लिए 190 टाइपों का फॉन्ट सामने आया। फिर 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही जस्टिस शारदा चरण मित्र ने लिपि विस्तार परिषद का निर्माण किया, जिसके उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक लिपि निर्माण करना था। देवनागरी में वे ऐसे सुधार करने के पक्ष में थे जिससे अन्य भारतीय भाषाओं के सारे संकेत इस लिपि में समाहित हो जाए। 20वीं सदी के आरंभ में ही सावरकर बंधुओं ने स्वरों के लिए छोटा आ की गड़बड़ी तैयार की। इसमें सारे स्वरों को आ से ही मात्रा जोड़कर लिखा जाता था, जैसे आ में बड़ी ई की मात्रा, आ में छोटी ई की मात्रा, आ में ए, आ में ऐ, आ में ऊ, आ में बड़ा ऊ आदि। यह प्रयोग महाराष्ट्र में काफी प्रचलित हुआ। महात्मा गांधी ने भी अपने पत्र हरिजन सेवक में इस शैली का प्रयोग किया था। अन्य वैयक्तिक प्रयासों में काशी के श्रीनिवास का प्रयास महत्वपूर्ण है। इन्होंने सुझाव दिया कि सारे महाप्राण व्यंजनों को हटा दिया जाए तथा अल्प प्राण व्यंजनों के नीचे इस का संकेत करके ही महाप्राण व्यंजनों को व्यक्त कर दिया जाए। डॉक्टर गोरखनाथ के सुझाव भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि मात्राओं के वर्णों के ऊपर नीचे दाएं बाएं होने से जो समस्या पैदा होती है, उसके निराकरण के लिए मात्राओं को वर्णों के बाद अलग से दाहिनी ओर लिख देना चाहिए। जैसे दा में बड़ी ई, पा में बड़ा आ, दीपा, मा में ए, ना में बड़ा आ, मैना आदि। फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अनुस्वार के प्रयोग को व्यापक बनाकर देवनागरी लिपि को सरल बनाने का सुझाव दिया। विशेष रूप से आ तथा इया के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये संकेत काफी जटिल है। ऐसा करने से उच्चारण तो समान ही रहेगा पर लिपि सरल हो जाएगी, जैसे गणगा, गंगा, चंचल, चंचल। फिर है संस्थागत प्रयास। संस्थागत प्रयासों में सबसे पहला प्रयास 1935 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से हुआ। सम्मेलन ने इस वर्ष महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई, जिसके संयोजक काका कालेलकर थे। समिति की प्रमुख सिफारिशें ये थी। सावरकर बंधुओं द्वारा सुझाई गई गड़बड़ी को स्वीकार किया गया। धा और भा में गुजराती खुंडी लगाई जाए। धा भा व्यंजन संयोग में ऊपर नीचे से स्थिति को समाप्त कर दिया जाए। दा, धा आदि के स्थान पर क्रमशः डबल दा, आधा दा और फिर पूरा दा, आधा दा और धा का प्रयोग हो। शिरा लेखा लेखन में ना रहे पर मुद्रण में बनी रहे। ई छोटी ई की मात्रा जैसी है वैसी ही रहे। अन्य मात्राएं रेफ और अनुस्वार चिन्ह व्यंजन के बाद हटाकर अलग से लिखे जाएं। रा बड़ा फिर बड़ा आ की मात्रा और नी बड़ी ई की मात्रा रानी। फिर उसी प्रकार कर्ज और संगीत।
फिर 1945 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने नागरी लिपि सुधार उप समिति का निर्माण किया। इस समिति ने श्रीनिवास और गोरखनाथ के सुझावों को स्वीकार किया। देवनागरी के मानकीकरण के संबंध में सबसे बड़ा और पहला सरकारी प्रयास 1947 ईस्वी में किया गया। इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति को अभी तक दिए गए सभी सुझावों के आधार पर संतुलित राय व्यक्त करने को कहा गया। सभी सुझावों का गहरा विश्लेषण करने के बाद समिति ने जो संस्तुतियां दी वे इस प्रकार हैं। आ की 12 खड़ी का प्रयोग ठीक नहीं है। मात्राएं यथास्थान यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं बनी रहें, पर उन्हें व्यंजन से हटाकर लिखा जाए। पंचमाक्षर आ, इया, ना, मा के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। व्यंजन संयोग में व्यंजनों को नीचे की ओर ना जोड़ा जाए। व्यंजन संयोग की स्थिति में या तो व्यंजन की पाई को हटा दिया जाए या हलंत का प्रयोग किया जाए। शिरा रेखा लगाई जाए। तो ये कुछ सिफारिशें थी। ये थी आज की हमारी वीडियो और यहीं पे ये वीडियो समाप्त करते हैं। हमारी पहली यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इस यूनिट के प्रश्नोत्तरी देखेंगे। प्रश्नोत्तरी के बाद स्टार्ट करेंगे अपनी दूसरी यूनिट। तो दोस्तों कैसी लगी ये हमारी क्लास? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी कमेंट्स कमेंट बॉक्स में करते रहें ताकि हमें भी पता लगे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने समझने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।